हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे 10th क्लास बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस। तो लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपने ऑलरेडी अर्लियर क्लासेस में पढ़ी हैं और उन्हीं चीज़ों को हम थोड़ा सा डीपली देखेंगे इस चैप्टर में। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि लाइफ प्रोसेस क्या होती है। तो देखो बच्चों, लाइफ को सर्वाइव या सस्टेन करने के लिए या मेंटेन करने के लिए जो भी एक्टिविटीज़ इंपॉर्टेंट हैं उन्हीं एक्टिविटीज़ को हम लाइफ प्रोसेसेस बोलते हैं। ठीक है, समझ गए। जो भी लाइफ यानी कि सर्वाइवल, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए जो भी प्रोसेसेस नेसेसरी हैं वही सारी प्रोसेसेस लाइफ प्रोसेसेस कहलाती हैं। एक बार डेफिनेशन देखते हैं। The basic essential activities performed by an organism to sustain life on earth is called as life process। और आप सिंपली ये भी बोल सकते हैं कि वो प्रोसेसेस विच इन्वॉल्व टू कैरी आउट सर्वाइवल ऑफ लाइफ। एक लाइफ को जीने के लिए जो भी प्रोसेसेस इन्वॉल्व होती हैं उन्हीं लाइफ प्रोसेसेस को हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। और ये लाइफ के सस्टेनेबिलिटी के लिए, उसकी मेंटेनेंस के लिए, सबके लिए ज़रूरी होती हैं। अब देखिए, आपने ऑलरेडी पढ़ा है लिविंग बींग्स और नॉन लिविंग बींग्स के बीच में डिफरेंसेस। तो आप सिंपल लैंग्वेज में बोलना चाहें तो हम बोल सकते हैं कि लिविंग बींग्स वो होती हैं जो लाइफ एंडो करती हैं, ठीक, इनकी जिनके पास लाइफ होती है। और जिनके पास लाइफ नहीं होती उन्हें बोलते हैं नॉन लिविंग बींग्स। तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स को। दैट मीन्स कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बींग्स, है ना। कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे आप बोल सकते हो कि जो पर्टिकुलर बींग है वो लिविंग है या नॉन लिविंग है। तो कुछ फैक्टर्स लिखे हैं, इसके अलावा और भी फैक्टर्स हैं। फर्स्ट है डेफिनेट शेप एंड साइज। ठीक है, तो आप जैसे प्लांट्स, एनिमल्स में कितने सारे वैरायटीज़ हैं, तो आप देखते हो उन सबकी एक पर्टिकुलर शेप होती है, चाहे ह्यूमन की हो गई या एनिमल्स की हो गई। उसी तरह से ट्रीज़ को भी आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो, उनकी शेप से आप पहचान लेते हो। ओके, नंबर 2 है ग्रोथ, देन रिप्रोडक्शन में एक पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, कंप्लीट चैप्टर है आपके बायोलॉजी में। देन मेटाबॉलिज्म, डेफिनेट लाइफ साइकिल, मूवमेंट, सेलुलर स्ट्रक्चर। देखिए, जो भी लिविंग चीज़ें हैं उनका एक डेफिनेट लाइफ स्पैन होता है, यानी कि एक पर्टिकुलर एज के बाद दे हैव टू डाई आउट। अमर तो कोई भी नहीं है, इमॉर्टल कोई भी नहीं है। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक हैं लिविंग बींग से। यहाँ थोड़ा सा समराइज़ किया है मैंने। ये देखिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, एक सेलुलर स्ट्रक्चर होता है, प्रोटोप्लाज्म होता है, डेफिनेट लाइफ स्पैन होता है, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, मूवमेंट्स जिसमें अपने स्टाइमुलाई के बारे में पढ़ा है, देन रेस्पिरेशन, मेटाबॉलिज्म, न्यूट्रिशन। अब इसमें से कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को हम डिटेल में देखते हैं। ओके बच्चे, इन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को देखने से पहले एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है। अगर आपको देखो, बेसिकली मैं पूछूं कि लिविंग थिंग्स कैसी हैं, आप कहते हो कि वो ग्रो करती हैं या मूव करती हैं, तो बहुत सारी नॉन लिविंग चीज़ें जैसे कार हो गई, व्हीकल्स हो गए, वो भी मूव करते हैं। या जो भी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक्स जो आप जनरली बोल सकते हो कि अच्छा मूव करते हैं, लोकोमोशन करते हैं, लाइकवाइज। तो देखिए, जब हम सो रहे होते हैं तो उस टाइम तो हम ये वाले कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स शो नहीं करते। तो एग्जैक्टली क्या चीज़ है जो सबसे ज़्यादा डिफ्रेंशिएट करती है एक लिविंग और नॉन लिविंग चीज़ को, तो वो होता है आपका मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स। ठीक है, कोई भी लिविंग चीज़ है, जैसे हम लोग हैं तो आपने पढ़ा है जैसे सेल से टिश्यूज़ बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन सिस्टम, फिर पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है। तो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है, बेसिक यूनिट या फंक्शनल या फंडामेंटल यूनिट, वो सेल होती है। तो सब चीज़ें जो है वो सेल के अंदर चलती हैं। आपने सेल का पूरा स्ट्रक्चर पढ़ा होगा। ठीक है, तो आपने उसके अंदर पढ़ा है सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, उसमें सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं। तो वहाँ पे कंटिन्यूस फ्लूइड की मूवमेंट होती है, प्रोटीन्स बन रहे हैं, फैट्स बन रहे हैं। तो वो सारे क्या हैं, वो मॉलिक्यूल्स ही हैं। और उन्हीं मॉलिक्यूल्स को हम बाई मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। तो बाई मॉलिक्यूल्स के होते हैं बेसिकली बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, है ना। मॉलिक्यूल्स आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है, लेकिन जैसे इसके साथ मैंने बाय या बायोलॉजिकल वर्ड लगा दिया तो ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हैं, जो एक लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि लिविंग थिंग्स जो होती हैं उसमें रेगुलर मूवमेंट होती है मॉलिक्यूल्स की, और उसी की वजह से वो लाइफ जो है वो मेंटेन रहती है। जैसे ही इन सारे मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट बिल्कुल स्टॉप हो जाएगी, देन योर लिविंग ऑर्गेनिज्म विल डाई आउट। ओके, अब जो हमने पीछे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े उसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट है सेल्यूलर स्ट्रक्चर। तो आपको पता है सारे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं दे आर कंपोज्ड ऑफ ईदर सेल और सेल्स। ठीक है, तो सेल आपकी एक बेसिक स्ट्रक्चर, फंक्शनल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। ठीक है, हमारे पूरे स्ट्रक्चर को देखें तो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट जो हमारे स्ट्रक्चर में है वो सेल है, और सेल लेवल पे ही सारे फंक्शंस होते हैं। तो दैट्स वाई दिस इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ।
अब सेल के अकॉर्डिंगली ऑर्गेनिजम्स 2 टाइप्स के हैं, यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर। यूनि मीन्स जिसमें सिर्फ एक सेल होती है, मल्टीसेल्युलर जिसमें बहुत सारी सेल्स होती हैं। अब देखते हैं सेल की कैटेगरी। तो सेल भी आपने पढ़े हैं, सेल प्रोकार्योटिक टाइप के भी होते हैं और यूकार्योटिक टाइप के भी होते हैं। प्रोकार्योटिक जिसमें कि न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होता, यहाँ मैंने लिखा है इल डिफाइंड न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस जो है वो वेल डिफाइंड नहीं है, उसमें कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, क्योंकि मेम्ब्रेन होगी तो आपको साफ साफ न्यूक्लियस दिखाई देगा। तो इसमें कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, न्यूक्लियस भी डिफाइंड नहीं है, सारी ऑर्गेनेलीज भी आपको नहीं दिखाई देते इसमें क्लियरली अगर आप माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हो। वेयर एज जो यूकैरियोटिक है उसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मिलता है आपको, और उसमें जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंड होता है। दैट्स वाई उसको आप एग्जैक्टली फाइंड आउट कर सकते हो जब आप उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म के माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हो। ओके, तो यह है सेलुलर स्ट्रक्चर। लेकिन देखिए इसमें एक एक्सेप्शन है, वायरस। आपने ऑलरेडी पढ़ा है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के चैप्टर में कि वायरस जो हैं वो डिफरेंट है रिमेनिंग बाकी माइक्रोब से। वो कैसे डिफरेंट हैं? क्योंकि अगर देखिए उसमें कोई भी सेलुलर मशीनरी नहीं होती, कोई सेल्स नहीं है, तो ऑब्वियसली वो लिविंग का तो बिहेव नहीं करेंगे। तो वायरस जब तक, जैसे अब देखो कहीं सरफेस पे पड़ा है तो हज़ारों साल तक भी पड़ा है, देन इट विल बिहेव लाइक अ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। लेकिन जैसे ही इसे कोई होस्ट बॉडी मिल जाती है, तो जैसे उस होस्ट बॉडी में जाता है तो उसी जो होस्ट बॉडी है उसी की सारी सेलुलर मशीनरी को यूज़ करके ग्रो करता है, मल्टीप्लाई करता है। लाइकवाइज तो उस टाइम वो पूरा लिविंग हो जाता है। दैट्स वाई वी से कि जो वायरस है वो बाउंड्री लाइन पे होता है लिविंग और नॉन लिविंग बीइंग्स के। अब देखते हैं नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म आपने सुना होगा। देखिए मेटाबॉलिज्म बेसिकली रिएक्शंस हैं, वो केमिकल रिएक्शंस जो हमारी बॉडी के अंदर हर वक्त चलते हैं सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। ओके, तो इट इंडिकेट्स मेटाबॉलिक या फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़, जो भी हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ चल रही है, तो बेसिकली वो सारी केमिकल एक्टिविटीज़ हैं। बायोमोलिक्यूल्स के अकॉर्डिंगली वो हमारे अंदर रिएक्शंस चलते रहते हैं हर सेल के अंदर, उसी को मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो दीज आर इसेंशियल टू कैरी आउट प्रॉपरली फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ। तो अगर जब तक आपकी सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ चलती रहेंगी तब तक बॉडी जो है वो सर्वाइव करेगी। ईच सेल कैरिंग आउट थाउजेंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो जो आपको पता है हमारे स्मॉलेस्ट सेल कितने सारे सेल्स हैं मल्टी सेलुलर बॉडीज़ में, तो हर एक सेल जो है बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस उसमें चलते रहते हैं। दैट्स वाई वी कैन से कि जो सेल है वो आपका एक सॉर्ट ऑफ मिनिएचर केमिकल लेबोरेटरी है। जैसे लैब में आप केमिकल्स करते हो तो एक सेल में बहुत सारे केमिकल्स चलते रहते हैं, बायोकेमिकल्स होते हैं बेसिकली वो। तो ये है आपका सारा मेटाबॉलिज्म के अंडर। अब इसमें हम पढ़ेंगे मेटाबॉलिज्म कितने टाइप्स का होता है। उससे पहले देखिए हमने बात की यहाँ पे रिएक्शंस हो रहे हैं ना, एक्टिविटीज़ या केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। तो उसमें जैसे आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है जो मॉलिक्यूल्स मिलके नए मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, तो यहाँ पे हम बात करेंगे बायोमॉलिक्यूल्स की। तो बायोमॉलिक्यूल्स होते क्या है बेसिकली, तो दीज आर न्यूट्रिएंट्स। पढ़ा होगा आपने कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स। तो ये सारे ही बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट करते हैं, उन केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं। फर्दर देखते हैं मेटाबॉलिज्म 2 टाइप्स का होता है, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म मतलब एडिटिव रिएक्शंस, कैटाबॉलिज्म मतलब ब्रेकडाउन रिएक्शंस। ए से याद रख सकते हो, ए मतलब एडिटिव और सी मतलब इसे काटना होता है तो दैट इज़ ब्रेकडाउन, वहाँ से याद रख सकते हो आप इसको। तो एनाबॉलिज्म होता है एडिटिव रिएक्शन। एडिटिव मतलब छोटी छोटी चीज़ें या सिंपलर सब्सटेंसेस मिलकर बनेंगे बड़ा या कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, और इसमें बिल्कुल उल्टा होगा। इसमें कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, बड़े बड़े जो आपके कॉम्प्लेक्स पार्टिकल्स होते हैं वो ब्रेक डाउन होकर सिंपलर पार्टिकल्स में या सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब देखिए एनाबॉलिज्म में क्या होता है, अगर सिंपल बायोमॉलिक्यूल्स को मिलकर बड़ा मॉलिक्यूल बनना है तो उसके लिए वो एटीपी कंज्यूम करते हैं। एटीपी एनर्जी करेंसी होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है, आपने पढ़ा होगा। तो एनर्जी चाहिए होती है उसको, सिंपल मॉलिक्यूल्स मिलकर कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। और यहाँ पे उल्टा होगा, कॉम्प्लेक्स जब टूटेगा तो वो एटीपीज रिलीज करेगा और कॉम्प्लेक्स टूटकर सिंपलर में बनता है। तो मेटाबॉलिज्म 2 टाइप्स का, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म एडिटिव, कैटाबॉलिज्म ब्रेकडाउन रिएक्शंस होते हैं बेसिकली। ठीक है, ब्रेकडाउन करते हैं बड़े सब्सटेंस को। ओके, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का ग्रोथ।
ठीक है। तो ग्रोथ जनरली बढ़ना जिसको आप कहते हो, तो नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं वो ग्रोथ नहीं शो करती। बट अगर जनरली मैं आपको बोलूँ तो जैसे पेड़ है एक, तो ऐसा तो नहीं कि वो आप देखते रहो उसको तो कंटिन्यूसली वो ग्रो कर रहा है, तो कहाँ अगर वो उस टाइम आपको नहीं दिखाई दे रहा है ग्रो करता हुआ, तो यू कैन से ना कि वो नॉन लिविंग है, क्योंकि उसकी ग्रोथ जो होती है वही बहुत माइन्यूट होती है, धीरे धीरे बढ़ते हैं। ऐसे नहीं कि आप एक्जैक्टली देख के बोलो कि नहीं अभी तो बढ़ नहीं रहा लाइक वाइज। ओके, तो ग्रोथ एक्जैक्टली होती क्या है? इट इज़ इरिवर्सिबल इंक्रीज इन मास ऑफ एन इंडिविजुअल। ठीक है, इरिवर्सिबल इंक्रीज, यानी कि ग्रोथ हो गई तो वो वापस नहीं होगी, वापस से डिक्रीज नहीं हो जाएगी। तो दैट्स वाई दिस इज इरिवर्सिबल इंक्रीज मास ऑफ एन इंडिविजुअल, क्योंकि कोई चीज़ ग्रो करती है तो उसका मास भी इंक्रीज करता है। ओके, तो ग्रोथ जो होती है वो दो तरह से है, सेल डिवीजन और सेल एनलार्जमेंट। सेल डिवीजन आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा, दो टाइप से होता है, माइटोसिस और मियोसिस। ठीक है, एक ही सेल जो पेरेंट सेल है वो डिवाइड होकर आपकी डॉटर सेल्स में कन्वर्ट होती है। वेयर एज सेल एनलार्जमेंट में क्या होता है, छोटी सेल ही ग्रो करके बड़ी हो जाती है, साइज में इंक्रीज कर जाती है। तो इन दोनों तरह से ही ग्रोथ जो है वो बढ़ती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की। देन है इंटरनल ग्रोथ, ये आपने शायद पढ़ा हो वर्ड या नहीं। दिस इज इंटूसुसेप्शन बोलते हैं इसको। इट इज़ अ ग्रोथ ऑफ डेपोजिशन ऑफ न्यू मटेरियल्स बिटवीन एग्जिस्टिंग कॉम्पोनेंट्स ऑफ सेल वॉल। तो जैसे प्लांट सेल में आपने पढ़ा है सेल वॉल होती है, तो सेल वॉल में ऐसा ग्रोथ नहीं होती जिस टाइम पे उसमें बहुत सारी डेपोजिशन होती है, जैसे लैक्टिन या पैक्टिन वगैरह की लिग्निफाइड जो मटेरियल्स है उसमें वो स्टोर हो जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं, उसकी वजह से उसका साइज़ जो है वो बढ़ जाता है। ओके, बाकी प्लांट्स में ग्रोथ अनलिमिटेड होती है ना, कितने भी लंबे हो जाते हैं कुछ प्लांट्स। वेयर एज एनिमल्स में ऐसा नहीं है, हम भी एनिमल्स कैटेगरी में आते हैं तो हमारे ग्रोथ जो है लिमिटेड है, ऐसा नहीं कि जितना भी बड़े हो जाएंगे ना। कुछ केसेस अलग हैं, ड्वार्फिज्म, जायंटिज्म वगैरह, बट नॉर्मली जो है वो एनिमल्स की ग्रोथ है लिमिटेड होती है। ओके, अब एनिमल्स में कैसे होता है सेल डिवीजन, वही पेरेंट सेल जो है वो डॉटर सेल्स में 2 डॉटर सेल या 4 में डिवाइड होगा और फर्दर जो है वो ग्रोथ इंक्रीज होगी। एंड सेकेंड है सेल डिफ्रेंसिएशन। सेल डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, इसमें ऐसा नहीं होता कि पेरेंट सेल डॉटर सेल में कन्वर्ट हो रही है, बल्कि सेल डिफ्रेंसिएशन क्या होता है कि एक पर्टिकुलर सेल जो है वो कन्वर्ट होके एक अनदर सेल में चेंज हो गई, फिर वो अनदर सेल एक स्पेसिफिक फंक्शन के लिए है, वो सेल डिवाइड नहीं होगी लेकिन पर्टिकुलर फंक्शन करेगी जिस भी ऑर्गन के अंदर वो है उसके लिए जो भी पर्टिकुलर फंक्शन असाइंड है। तो ये होता है स्पेशलाइजेशन सेल्स के साथ। ओके, द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है रिप्रोडक्शन, एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल्स ऑफ इट्स ओन। ठीक है, तो कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो अपनी ही तरह का नया इंडिविजुअल पैदा करता है, उसे रिप्रोडक्शन कहते हैं। 2 टाइप्स की होती है, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसको डिटेल में हम रिप्रोडक्शन चैप्टर में देखेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। ओके, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है कॉन्शियसनेस, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कॉन्शियसनेस सिर्फ आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म से होती है, नॉन लिविंग नहीं शो करती है। तो कॉन्शियसनेस क्या होती है, एबिलिटी टू सेंस द एनवायरनमेंट, अपने आसपास चीज़ें जो भी हो रही हैं उसको सेंस कर सकते हैं। पढ़ा होगा आपने स्टाइमुलस और रिस्पॉन्स के बारे में ना। स्टाइमुलस कोई भी सडन चेंज होता है जिसके लिए आपकी बॉडी रिस्पॉन्स करती है, लाइक आपने किसी हॉट चीज़ को एकदम से टच कर दिया हाथ से तो एकदम से आपका हाथ पीछे खिंच जाता है ना, क्या वो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में भी हम अलग से पढ़ेंगे डिटेल में इस चीज़ को। तो वो होता है स्टाइमुलस। कोई भी स्टाइमुला है, कोई भी सडन चेंज है, उसको कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो रिस्पॉन्स करता है, ठीक है, तो वो भी हमारी कॉन्शियसनेस की वजह से होता है। ओके, एक और इम्पॉर्टेंट टर्म है होम्योस्टैसिस। ठीक है, होम्योस्टैसिस क्या होता है, ये स्टेट होती है एक स्टेडी, मतलब जो भी आपकी जैसे एक बैलेंस्ड बॉडी होती है, हमारा टेम्परेचर एक पर्टिकुलर फिक्स्ड रहता है जो हेल्दी पर्सन का होता है, तो वो हमेशा उतना ही मेंटेन रहे। ठीक है, देन यहाँ लिखा है स्टेट ऑफ स्टडी इंटरनल फिजिकल केमिकल एंड सोशल कंडीशंस मेंटेन बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जैसे कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है ना, वो एक पर्टिकुलर स्टेट में रहता है, जो भी उसकी फिजिकलिटी है या सोशल कंडीशंस हैं या उसके अंदर के जो भी केमिकल चीज़ें हैं, जब तक वो एक हेल्दी है तो वो एक स्टेट ऑफ बैलेंस में रहता है, उसे होम्योस्टैसिस बोलते हैं। जैसे कि बॉडी का टेम्परेचर एक पर्टिकुलर वैल्यू पे मेंटेन रहता है, बैलेंस्ड रहता है, हमारे अंदर जो फ्लूइड हैं उनका भी बैलेंस मेंटेन रहता है। ठीक है, जब आपकी बॉडी बिल्कुल परफेक्टली काम कर रही है, वी कैन से कंडीशन ऑफ ऑप्टिमल फंक्शनिंग, जो बॉडी बिल्कुल ठीक से काम कर रही है उसी स्टेट को बोलते हैं होम्योस्टैसिस। ओके, देन अनदर कैरेक्टरिस्टिक डेथ। तो आपको पता है डेथ जो है वो लिविंग चीज़ों की ही होती है ना, नॉन लिविंग चीज़ें तो पड़ी रहेंगी जैसे है उसी कंडीशन में, जब तक कि कोई इसको लिविंग चीज़ को इसको डिस्ट्रॉय नहीं करती है, तो नॉन लिविंग चीज़ें हमेशा रहती हैं। बट जो लिविंग चीज़ें हैं बिकॉज मॉर्टल होती हैं तो वो कभी ना कभी वो डाई आउट हो जाती हैं। और क्या बोलते हैं हम साइंटिफिकली डेथ का मतलब क्या होता है, अभी हमने पढ़ा था मेटाबॉलिज्म।
ठीक है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, वो जो आपके अंदर बायोकेमिकल रिएक्शंस चल रहे हैं बॉडी के अंदर, और उसी की वजह से वो लाइफ है। तो जब ये सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ रुक जाती हैं, देन वी से कि वो ऑर्गेनिज्म जो है उसकी डेथ हो गई है। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लिविंग बीइंग्स के। ओके, अब हम देखेंगे जो हमारा चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस, उसमें हमें कुछ प्रोसेस जो आपकी चैप्टर में है मेंशन, जो उनको डिटेल में पढ़ना है। न्यूट्रिशन है, डिजेशन है, रेस्पिरेशन है, देन एक्सक्रीटरी है ना। तो जो भी प्रोसेस मेंशन है उसको हम डिटेल में देखेंगे। तो फर्स्ट प्रोसेस है न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन क्या होता है, ये वो प्रोसेस होती है जिससे कि हम फूड जो है अपनी बॉडी में लेते हैं और फिर वो कन्वर्ट होकर हमें एनर्जी देती है, जिसकी वजह से हमारी ग्रोथ, डेवलपमेंट और सारी ही फिजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं। ठीक है। तो न्यूट्रिशन क्या है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड कंपोज्ड ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड कन्वर्टिंग इट इनटू एनर्जी विच इज़ यूज्ड फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ओके। तो न्यूट्रिशन 2 टाइप्स का होता है, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये सब चीज़ें आपने ऑलरेडी पिछली क्लासेस में पढ़ी हैं, बट अभी ऑटोट्रॉफिक को हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। ओके, मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे आने से पहले थोड़ा सा न्यूट्रिएंट्स के बारे में जानते हैं। जैसे हमने पढ़ा न्यूट्रिशन क्या होता है, इन टेकिंग, है ना, टेकिंग इन द न्यूट्रिएंट्स, फूड जिसमें कि न्यूट्रिएंट्स हो। तो न्यूट्रिएंट्स बेसिकली क्या होते हैं, बायोकेमिकल सब्सटेंसेस already present in body and have to be taken from outside to maintain the structural and functional integrity of the body। यानी कि ये वो बायोकेमिकल हैं, देखो केमिकल के साथ बायो लगे हो तो लिविंग चीज़ों वाले केमिकल्स की बात करें, तो ये वो बायोकेमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो बॉडी में जब पैदा होते हैं तो ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन हमारे को बाहर से भी लेते रहना पड़ता है सो दैट कि हमारी बॉडी जो है वो प्रॉपर फंक्शन करती रहे। न्यूट्रिएंट्स जो हैं दैट कैन बी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ऑल्सो। ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने होते हैं। ठीक है, CHNO, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोकार्बन से बोलते हैं इनको। तो जो भी न्यूट्रिएंट्स कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से कंपोज्ड हैं, उससे बने हैं, उनको ऑर्गेनिक बोलते हैं। और बाकी सब चीज़ों से बनने वाले न्यूट्रिएंट्स को इनऑर्गेनिक बोलते हैं, यानी कि दोज न्यूट्रिएंट्स विच आर कंपोज्ड अदर देन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ओके, द नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिक्वायरमेंट इन द बॉडी। हमारी बॉडी में जो सारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो कितनी अमाउंट में चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली 2 कैटेगरीज हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो। दिस इज मैक्रो, MACRO, एंड दिस इज माइक्रो, MICRO। ओके, तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स थोड़ी बड़ी क्वांटिटी में चाहिए, माइक्रो थोड़ी कम क्वांटिटी में चाहिए। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर है रिक्वायर्ड बाय बॉडी इन लार्ज अमाउंट, वेयर एज माइक्रो रिक्वायर्ड बाय बॉडी इन वेरी स्मॉल अमाउंट। मैक्रो न्यूट्रिएंट जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ग्रोथ करते हैं, डेवलपमेंट, इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। एग्जाम्पल हो गए कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स एक्स्ट्रा। दरअसल माइक्रो न्यूट्रिएंट जो हैं वो हेल्प करते हैं मेटाबॉलिज्म को बनाए रखने में, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। एग्जाम्पल में आते हैं सारे मिनरल्स, विटामिन्स इंक्लूडिंग वाटर ऑल्सो। मिनरल में जैसे एक एग्जांपल लिया है मैंने कैल्शियम का, तो कैल्शियम जो है वो आपकी ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। तो बेशक आपकी बॉडी को बहुत छोटे अमाउंट में चाहिए होता है, बट दीज आर वेरी इसेंशियल। ओके, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है न्यूट्रिएंट्स की ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन दे परफॉर्म। जो काम वो हमारी बॉडी के अंदर कर रहे हैं उनके अकॉर्डिंगली, उन फंक्शंस के अकॉर्डिंगली यू कैन से जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो एनर्जी फूड्स में भी कैटेगरी में आते हैं, बॉडी बिल्डिंग में और रेगुलेटिंग फूड्स में। ठीक है, तो एनर्जी फूड्स कौन से न्यूट्रिएंट्स को बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, जो कि हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं और बॉडी को बिल्ड करने में जो हेल्प करते हैं, दोज आर प्रोटीन्स एंड मिनरल सॉल्ट्स। और रेगुलेटिंग फूड्स कौन होते हैं, विटामिन्स एंड मिनरल्स। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना आपने सारा ये क्लासिफिकेशन। ओके, नेक्स्ट है हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड। ठीक है, तो कैसे हम खाना जो है, कोई भी ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे फूड अपनी बॉडी के अंदर लेता है, कैसे इनटेक करता है। तो मेथड्स ऑफ प्रोक्योरिंग फूड और ऑब्टेनिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, जिस मेथड से वो इनटेक कर रहा है उसी को कहते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। So on the basis of mode या method of obtaining nutrition, it is broadly of 2 types। ठीक है, मोड के अकॉर्डिंगली न्यूट्रिशन 2 टाइप का है, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक मतलब खुद खाना बनाने वाले। ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स आर सेल्फ नरिशिंग, खुद वो अपने आप को नरिशमेंट देते हैं। दे आर कैपेबल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस और कीमोसिंथेसिस।
तो फोटोसिंथेसिस को ही हम फोटो ऑटोट्रॉफिक मोड भी कहते हैं और कीमोसिंथेसिस को कीमो ऑटोट्रॉफिक मोड भी कहते हैं। ओके, पहले देखते हैं फोटोसिंथेसिस को डिटेल में, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपने ऑलरेडी फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा है, लेकिन अभी थोड़ा सा हम डीपली पढ़ेंगे इसे। तो फोटोसिंथेसिस क्या है? इट इज़ एन एनाबॉलिक रिएक्शन। अभी बताया था आपको मेटाबॉलिज्म 2 टाइप्स के होते हैं, एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक। तो एनाबॉलिक क्या होता है? एडिटिव रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। तो इट इज़ एन एनाबॉलिक रिएक्शन इन विच ग्रीन प्लांट्स यूटिलाइज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हैविंग क्लोरोफिल विच इज ट्रैपिंग सनलाइट and result in the formation of organic molecules, that is glucose, and releasing oxygen. ओके, तो फोटोसिंथेसिस आपने ऑलरेडी पढ़ा है। इसमें जो आपके रॉ मटेरियल्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। क्लोरोफिल क्योंकि उस लाइट को कैप्चर करता है, एटीपीज में जनरेट करता है, और सारा रिएक्शंस होने के बाद ग्लूकोज बनता है विच इज़ अ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, और ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है एनवायरनमेंट में, जो कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे एनिमल्स हो गए सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो फोटोसिंथेसिस के बारे में थोड़ा से शॉर्ट पॉइंट्स हैं। एनाबॉलिक रिएक्शन है, एडिटिव रिएक्शन है, सिंपल मॉलिक्यूल्स ऐड होकर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, और इसके लिए रॉ मटेरियल्स हैं क्लोरोफिल विच इज़ ग्रीन कलर पिगमेंट, क्लोरोप्लास्ट में होता है, जो कि एक ऑर्गेनेली है। देन सनलाइट, देन एंजाइम्स, देन वाटर, देन CO2, ये सारे क्या हैं? रॉ मटेरियल्स हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। ओके, जैसे एग्जांपल है फोटोसिंथेसिस किस किस में होती है? ग्रीन प्लांट्स में होती है, दैट यू नो। इसके अलावा कुछ प्रोटिस्ट्स में, जिसको फोटोसिंथेटिक बोलते हैं, कुछ बैक्टीरियाज में जो कीमो सिंथेसिस के अंडर भी आता है। प्लांट्स में थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, पट्रेडोफाइट्स, ये सब आपने लास्ट टाइम 9th क्लास में पढ़ा इन सब के बारे में। तो सारे वो एग्जाम्पल्स हैं जिसमें कि फोटोसिंथेसिस होता है। ओके, रिएक्शन गोज लाइक दिस। हमने कहा था कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलते हैं, क्लोरोफिल जो है वो सनलाइट को कैप्चर करता है, कन्वर्ट करता है एटीपीज में क्योंकि एनर्जी चाहिए, और ये दोनों चीज़ें कंबाइन होकर एनाबॉलिक रिएक्शन होता है, कंबाइन होकर ग्लूकोज बनता है C6H12O6, और प्लस ऑक्सीजन रिलीज होती है, साथ में वाटर भी फॉर्म होता है। तो ये है आपका फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन। ओके, देन कई बार क्वेश्चन आता है द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये जो है फोटोसिंथेसिस वो कहाँ पर होती है? तो वो होती है लीफ में। देखिए, जो भी प्लांट का ग्रीन पार्ट है उस सब में क्लोरोफिल होता है, क्योंकि स्टेम्स ग्रीन होते हैं वहाँ भी क्लोरोफिल होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा क्लोरोफिल हमेशा ग्रीन लीव्स में होता है। दैट्स वाई जो साइट है, वो जो जगह है फोटोसिंथेसिस की, दैट इज़ लीफ। और लीफ के अंदर भी एग्जैक्टली क्या? क्लोरोप्लास्ट, जो कि ग्रीन कलर का प्लास्टिड है, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट क्या है? बेसिकली एक ऑर्गेनेली है जो कि साइटोप्लाज्म में होती है। तो आपने प्लास्टिड्स के बारे में पढ़ा है, तो ग्रीन प्लास्टिड है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली इन द साइटोप्लाज्म ऑफ प्लांट सेल, ठीक है। जो आपने सेल का स्ट्रक्चर पढ़ा है उसमें साइटोप्लाज्म में ये क्लोरोप्लास्ट जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। क्लोरोप्लास्ट आर फाउंड मेनली इन द सेल्स ऑफ मीसोफिल, जो कि टिश्यू है इन द इंटीरियर ऑफ द लीफ, पैरेन्काइमा टिश्यू, ये सब आपने टिश्यू चैप्टर्स में पढ़ा है। देन क्लोरोप्लास्ट इज कवर्ड बाय डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट एनवेलप, और प्रोटेनेशियस मैट्रिक्स जो है क्लोरोप्लास्ट में उसे कहते हैं मैट्रिक्स या स्ट्रोमा। ज़रा फिगर से समझते हैं। ये देखिए एक लीफ का स्ट्रक्चर है, तो इसके हमने अंदर कहा क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, यहाँ पे एक डबल मेम्ब्रेन, ठीक है, डबल लेयर की एक मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है, और इसी को हम क्लोरोप्लास्ट एनवेलप भी कहते हैं। इसके अंदर देखिए क्या क्या है, ये जो आपको डिस्क टाइप की दिख रही हैं, प्लेट्स जैसी दिख रही हैं, इस एक डिस्क को बोलते हैं थैलाक्वाइट, और ये सारे थैलाक्वाइट्स का जो स्टैक है दैट इज़ कॉल्ड ग्रेना, और बहुत सारे ग्रेना मिलके ग्रेनम बनते हैं, ठीक है। और ये जो आपका थैलोक्वाइट्स हैं ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक शॉर्टर एक छोटे साइज़ के और एक बड़े साइज़ के। तो ये वाले छोटे साइज़ के और बीच वाला आपको दिख रहा है काफ़ी बड़े साइज़ का है। जो छोटे वाले हैं इनको ग्रेना थैलाक्वाइट्स बोलते हैं, और जो बड़े वाले हैं उसको स्टेमा थैलाक्वाइट्स बोलते हैं। और यहाँ पर ही ये सारा आपका क्लोरोप्लास्ट होता है, जो डार्कन पोर्शन है यहाँ पर। तो ये सारा क्लोरोप्लास्ट है डबल मेम्ब्रेन के अंदर, थैलाक्वाइड्स जो कि सारे थैलाक्वाइड्स मिलके ग्रेना बनाते हैं, एक्सपोडर स्टैक एंड लाइकवाइज। तो इसके अंदर ही सारा फोटोसिंथेसिस होता है, इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। फोटोसिंथेसिस के लिए जो रिस्पॉन्सिबल हैं, तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कौन कौन हैं? क्लोरोफिल है फर्स्ट। तो जो ग्रीन पिगमेंट है क्लोरोप्लास्ट के अंदर वो 7 टाइप्स के बेसिकली होते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, सी, डी, ई, और उसके अलावा बैक्टीरियो क्लोरोफिल एंड बैक्टीरियोविरडिन। तो ये 7 टाइप्स के क्लोरोफिल्स होते हैं।
क्लोरोफिल करता क्या है, इट ट्रैप्स द सोलर एनर्जी और उसको कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो क्लोरोफिल का मेन काम क्या है फोटोसिंथेसिस में, सोलर एनर्जी को कैप्चर करना और उसको कन्वर्ट करना केमिकल एनर्जी में। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, जिसमें फर्स्ट हमने देखा क्लोरोफिल, सेकंड है आपका कैरोटीनॉइड्स। ये क्या होते हैं बेसिकली, ये लिपिड्स होते हैं और फर्दर दो ग्रुप्स में आप इसको क्लासीफाई कर सकते हो, कैरोटीन्स एंड सेंथोफिल्स। तो कैरोटीन्स जो होते हैं वो ऑरेंज या रेड कलर के होते हैं और आइसोलेटेड होते हैं, वो कहाँ से निकालते हैं उनको, कैरेट्स में। ठीक है, गाजर। और सेंथोफिल क्या होते हैं, वो येलो कलर के होते हैं। तो बेसिकली आपने क्या रखना है, क्लोरोफिल बेसिकली आपके ग्रीन कलर के पिगमेंट्स होते हैं, कैरोटीनॉइड्स जो होते हैं वो आपके फर्दर दो टाइप्स के हैं, कैरोटीन्स और सेंथोफिल्स। उसमें से कैरोटीन जो है वो ऑरेंज और रेड कलर का होता है, जिसको हम कैरेट से एक्सट्रैक्ट करते हैं, और सेंथोफिल जो है वो येलो कलर का होता है। तो जो कैरोटीनॉइड्स हैं, ये दोनों कैरोटीनॉइड्स क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं लाइट एनर्जी को और ट्रांसफ़र करते हैं क्लोरोफिल ए में। और उसके बाद यानी कि ये क्या करता है बेसिकली, ये एक्ट करता है असेसरी पिगमेंट, है ना, असेस कर रहा है उसको क्लोरोफिल को, ताकि वो आगे फर्दर जो है वो फोटोसिंथेसिस कैरी ऑन करे। तो देखो बेसिकली होता है क्या कि अगर आप देखते हो कि लीव्स वगैरह जो हैं, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनकी लीव्स ग्रीन कलर की नहीं होती बल्कि येलोइश रेडिश या थोड़े और कलर्स की दिखती हैं, तो उसमें ये वाले आपके पिगमेंट्स होते हैं, लेकिन उसके नीचे डीप इनसाइडेड उसमें क्लोरोफिल ही होता है। तो जो बाहर वाले आपके एसेसरी पिगमेंट्स हैं वही लाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके नीचे जो क्लोरोफिल होता है उसको पास ऑन कर देते हैं और फिर वो फोटोसिंथेसिस को कैरी ऑन करता है। ओके, जैसे अभी हमने पढ़ा साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होती है, लीफ होती है। ओके, ग्रीन प्लांट्स के अंदर जो लीफ है मोस्टली उसी में फोटोसिंथेसिस होती है। अब देखिए ग्रीन प्लांट्स को हम ट्रांसड्यूसर्स भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, देखो बेसिकली ट्रांसड्यूसर होता क्या है, जो कि कन्वर्ट करता है एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में। जैसे आपका माइक्रोफोन हो गया, हम बोलते हैं, यानी कि हमारा जो साउंड एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाती है फिर इलेक्ट्रिक सिग्नल में, फिर उसके बाद वो वायर से आगे ट्रांसमिट होती है। वैसे ये तो ट्रांसड्यूसर्स क्या होते हैं, जो वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरी फॉर्म में चेंज करते हैं। तो ग्रीन प्लांट्स भी बेसिकली क्या कर रहे हैं, वो लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं केमिकल एनर्जी में, तो वो भी एक्ट करते हैं एज अ ट्रांसड्यूसर्स। ओके, अब देखते हैं हम फोटोसिंथेसिस को और डिटेल में। तो हमने कहा रॉ मटेरियल जो चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए उसका वो कौन कौन से हैं और उनका सोर्सेज क्या हैं। तो पहला है आपका CO2। तो CO2 कैसे आती है प्लांट के अंदर या लीफ के अंदर, क्योंकि बेसिकली तो लीफ के अंदर ही फोटोसिंथेसिस होनी है। तो फर्स्ट देखते हैं इनटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो आपने पढ़ा है ऑलरेडी स्टोमेटास के बारे में, ऑन द सरफेस ऑफ लीफ टाइनी पोर्स, जिनको हम स्टोमेटा बोलते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं। और जो स्टोमेटा है उसको कौन इनक्लोज करके रखता है, गार्ड सेल्स, है ना। ये बीन लाइक शेप की होती हैं और कंट्रोल करती हैं कि कब स्टोमेटा को खुलना है और बंद होना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, देखिए ये बीच का जो खाली पोर्शन है वो स्टोमेटा है और ये जो बीन शेप की दिख रही है वो आपकी गार्ड सेल्स हैं। तो अब क्या है, जैसे लीफ के पास पानी होता है ना, पानी होगा तभी तो फिर वो सर्वाइव कर रही है, तभी फोटोसिंथेसिस कैरी ऑन करती है। तो ये जो आपकी गार्ड सेल्स हैं, ये जब टर्जिड होती हैं, टर्जिड सेल्स होती हैं, तब ये स्टोमेटास ओपन होते हैं। और जब ये फ्लैसिड होती हैं तो स्टोमेटा क्लोज होते हैं। अब टर्जिड और फ्लैसिड आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा, देखिए टर्जिड प्रेशर की वजह से जब ये फैली होती हैं, जब इसके अंदर वाटर का कंटेंट अच्छा खासा होता है तो टर्जिड सेल होती हैं, फूली होती हैं, तो पर्टिकुलर टर्जर प्रेशर बना के रखा होता है, तो दैट्स वाई स्टोमेटास उस टाइम पे ओपन होते हैं। लेकिन जैसे पानी का कंटेंट इसमें कम हो जाता है मे बी आफ्टर द फोटोसिंथेसिस या ट्रांसपिरेशन वगैरह से, तो जब इसमें पानी की कमी हो जाती है तो ये इनक्लोज हो जाता है, फ्लैसिड हो जाएगा, बंद हो जाएगा और श्रिंक हो जाएगा। फ्लैसिड मतलब जो आपकी प्लाज्मोलाइज सेल को बोलते हैं ना, श्रिंकेज ऑफ सेल। तो जब ये श्रिंक हो जाएगी तो स्टोमेटा जो है वो क्लोज हो जाएगा। तो इस तरह से जो आपकी गार्ड सेल्स हैं वो क्या करती हैं, स्टोमेटा की ओपनिंग और उसको कब क्लोज होना है उसको कंट्रोल करती हैं। ओके, देन नेक्स्ट है आपका इनटेक ऑफ वाटर। दूसरा रॉ मटेरियल है आपका वाटर, और वाटर के साथ ही मिनरल्स भी आते हैं। तो सॉइल में से डिज़ोल्व होके सॉइल के थ्रू रूट्स में जाते हैं, रूट्स के बाद जाइलम जो टिश्यू है उसके थ्रू वो ऊपर की तरफ चढ़ते हैं, पानी बिल्कुल टॉप तक जाता है, सारे हर एक पार्ट में पहुंचता है, जिसको हम बोलते हैं एसेंट ऑफ सैप, ऊपर की तरफ जो भी आपका फ्लूइड जाता है और रीच कर जाता है, पहुंच जाता है लीफ के पास, जहाँ पर क्या होनी है, फोटोसिंथेसिस। तो फर्स्ट CO2 आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड, देन वाटर और मिनरल रूट्स के थ्रू आ गए, देन एनर्जी, क्योंकि थर्ड हमने पढ़ा है एनर्जी चाहिए, एनाबॉलिक रिएक्शन है जिसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो जो क्लोरोफिल है क्लोरोप्लास्ट के अंदर वो ट्रैप करता है सोलर एनर्जी को, कन्वर्ट करता है लाइट एनर्जी को केमिकल फॉर्म में इन द फॉर्म ऑफ ATPs। ATP क्या होता है,
एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो ATP की फॉर्म में वो कन्वर्ट कर देता है। तो रिएक्शन कैसे होता है, CO2 + H2O एंड फॉर्म्स ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। तो यहाँ पे कई बार आपको ये भी पूछते हैं फोटोसिंथेसिस में किसकी रिडक्शन हो रही है, किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है। तो देखिए CO2 जो है वो कन्वर्ट हो रहा है, किस में कन्वर्ट हो रहा है, ग्लूकोज में। और वाटर जो है उसमें से हाइड्रोजन, क्योंकि निकल के इसके साथ एसोसिएट हो गई है, CO2 में हाइड्रोजन का एसोसिएशन यानी कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। तो दैट्स वाई कार्बन डाइऑक्साइड में होती है रिडक्शन। और क्योंकि H2O ने अपना हाइड्रोजन इसको दे दिया, यानी कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ही होती है ऑक्सीडेशन। तो याद रखना है फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होती है और वाटर जो है वो ऑक्सीडाइज होता है। ओके, अब देखते हैं डिटेल में फोटोसिंथेसिस कैसे होती है। तो मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस ये 2 फेजेस में होती है। एक फेज होता है लाइट फेज और एक होता है डार्क फेज। लाइट फेज जिसके लिए लाइट की रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए लाइट फेज को फोटोकेमिकल रिएक्शन भी कहते हैं। वेयरएज डार्क फेज जो है उसकी लाइट नहीं चाहिए, दैट इज प्योरली केमिकल रिएक्शन। ठीक है, लाइट फेज या फोटोकेमिकल फेज क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल इन द फॉर्म ऑफ फोटोन्स, है ना, जो भी लाइट फॉल करती है जिसको क्वांटम से भी बोलते हैं या फोटोन्स बोलते हैं, वो यानी कि पैकेट ऑफ एनर्जी सॉर्ट ऑफ। तो फोटोन्स की फॉर्म में एनर्जी फॉल करती है लीफ के ऊपर, क्लोरोफिल जो है उसको एब्जॉर्ब करता है। देन सेकंड, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। एक तो हमने पहले भी पढ़ लिया था, लाइट एनर्जी को वो केमिकल फॉर्म में चेंज करता है ATP की फॉर्म में। सेकंड वो करता है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। दूसरा स्टेप क्या होता है, पानी यानी कि वाटर की क्या होती है, फोटोलिसिस, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों अलग हो जाती हैं इसमें। यानी कि जो कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल है और स्प्लिटिंग ऑफ वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, इसको डिटेल में देखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ ATP, जब लाइट एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में तो फॉर्म होते हैं ATPs। ATP कैसे बनता है, देखो जो ADP होता है एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, जो डार्क रिएक्शन में बनता है, वो ज्वाइन कर लेता है एक फॉस्फेट ग्रुप को और बन जाता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। पहले था वो डाई यानी कि 2 ही फॉस्फेट ग्रुप थे, अब इसमें 3 लग गए, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। फॉर्मेशन ऑफ AT में ADP जो है ज्वाइन कर लेता है उसमें एक फॉस्फेट ग्रुप और वो बन जाता है ATP, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। और ये जो लाइट फेज है इसका एक और नाम है फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, फोटोफॉस्फोराइलेशन। देन है आपका फोटोलिसिस ऑफ वाटर। फोटोलिसिस ऑफ वाटर क्या होता है, देखो जैसे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर पढ़ा आपने, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से वाटर का डिसोसिएशन होना, वैसे फोटोलिसिस मतलब फोटो लाइट के थ्रू, लाइट की वजह से वाटर में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अलग होना। तो वाटर में जब एनर्जी मिलती है वाटर को ATPs की फॉर्म में, तो वाटर की हो जाती है फोटोलिसिस और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग हो जाते हैं। ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है एटमॉस्फेयर में, जो कि बाय प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस का। पढ़ा था हमने फोटोसिंथेसिस में क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन रिलीज होती है। वो ऑक्सीजन जो है फोटोसिंथेसिस का ही बाय प्रोडक्ट है और वो रिलीज हो जाता है एटमॉस्फेयर में। ओके, देन नेक्स्ट है लाइट फेज का स्टेप, सिंथेसिस ऑफ NADPH, जिसकी फुल फॉर्म है निकोटिनामाइड एडेनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। फुल फॉर्म याद रखनी है आपने, ठीक है। तो ये रिडक्शन की वजह से बनता है, वो अभी आगे देखेंगे। तो सिंथेसाइज होता है NADPH यहाँ पे। जो रिलीज हाइड्रोजन है, जब हमने कहा था यहाँ पे वाटर की फोटोलिसिस होती है, तो जो रिलीज हाइड्रोजन आयंस होता है वाटर का, वो NADP के साथ मिलकर उसको रिड्यूस कर देता है NADPH में। ठीक है, हाइड्रोजन की एडिशन इज ऑलवेज अ रिडक्शन रिएक्शन, तो ये रिड्यूस होके NADPH बन जाता है। और ये जो है NADPH वो फिर से यूज होता है किसमें, डार्क फेज में। ओके, आगे देखते हैं। ओके, सेकंड है डार्क फेज, जो है लाइट इंडिपेंडेंट फेज। पहले हमने देखा फोटोसिंथेसिस को कि वो 2 पार्ट्स में होती है, पहला पार्ट 2 फेजेस में होती है। फर्स्ट फेज होता है लाइट फेज, जिसके लिए कि लाइट की रिक्वायरमेंट होती है। दूसरा होता है डार्क फेज, जो कि लाइट इंडिपेंडेंट है, उसका लाइट से कोई लेना देना नहीं। तो अभी हम डार्क फेज के लिए देखो आपके रॉ मटेरियल्स के हैं। एक है CO2, क्योंकि H2O तो आ गया था आपका लाइट रिएक्शन में, तो यहाँ पे आपका CO2 जो है वो एटमॉस्फेयर स्ट्रोमेटा के थ्रू एंटर होती है लीव्स के अंदर, तो वहाँ पे उस CO2 की रिडक्शन हो जाती है और वो बन जाता है कार्बोहाइड्रेट्स। क्या होता है हियर, CO2 इज रिड्यूस्ड टू ग्लूकोज बाय हाइड्रोजन इन NADPH एंड बाय यूटिलाइजिंग ATP।
देखिए रिडक्शन में क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होती है, जो हाइड्रोजन वहाँ स्प्लिट हुआ था, जो NADP के साथ मिलके NADPH बन गया था। तो NADPH क्या होता है, एक बाई प्रोडक्ट होता है आपका लाइट फेज का, ठीक है। तो इसका जो H है, हाइड्रोजन एटम है, वो CO2 को रिड्यूस कर देता है और ये बन जाता है इसका ग्लूकोज। और ये सारी रिएक्शन होने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो भी लाइट फेज में बनती है, ATPs की फॉर्म में। वही ATP, क्योंकि यहाँ पे लाइट तो है नहीं, तो वो उसी ATP को यूज़ करता है डार्क रिएक्शन के लिए। तो डार्क रिएक्शन टेक्स प्लेस इन स्ट्रोमा रीजन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। जैसे याद रखना है आपने, लाइट फेज जो है वो ग्रेना रीजन में होता है और स्ट्रोमा जो है वो ये जो आपका डार्क फेज है वो स्ट्रोमा रीजन में होता है। ये दोनों चीज़ें कहाँ होती हैं, क्लोरोप्लास्ट में होती हैं। ओके, देन एक कैल्विन साइकिल के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कैल्विन वो साइंटिस्ट था जिसने इनका सारा डार्क फेज और ये सब कुछ फोटोसिंथेसिस को डीपली एक्सप्लेन किया था। तो ATP और NADPH जो हैं मिलकर इन्हें कहते हैं एसिमिलेटरी पावर्स, ठीक है। कई बार ये भी पूछ लेते हैं व्हाट आर एसिमिलेटरी पावर्स। तो ATP और NADPH इनको मिलाकर, इन दोनों यूनिट्स को मिला के वी से दीज आर एसिमिलेटरी पावर्स। और ये दोनों कहाँ जनरेट होती हैं, ये लाइट फेज में जनरेट होती हैं। हेयर CO2 फर्स्ट ऑफ ऑल कंबाइंड विद RUBP, ये एक एंजाइम होता है, इसकी फुल फॉर्म है राइबोलोज बायोफॉस्फेट। तो आफ्टर सीरीज ऑफ रिएक्शंस कार्बोहाइड्रेट्स आर सिंथेसाइज्ड एंड RUBP इज जनरेटेड। देखिए कैल्विन साइकिल क्यों बोला है, क्योंकि साइकिल चलता रहता है, बहुत सारे रिएक्शंस होने के बाद आपका ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है। तो रिएक्शन इस तरह से होता है, RUBP दैट इज एंजाइम, और CO2 और NADPH और ATP। ये सारे देखिए आपका CO2 आता है एनवायरनमेंट से, और ये दोनों चीज़ें मिलती हैं लाइट फेज से, और यहाँ पे स्ट्रोमा में मिलता है RUBP। ये सारे कंबाइन होके फिर से RUBP भी बनता है, और NADPH जो है वो NADP में कन्वर्ट हो जाता है, ATP जो है वो ADP में कन्वर्ट हो जाती हैं, और साथ में एक फॉस्फेट जो है वो अलग हो जाता है। तो ये साइकिल बार बार रिपीट होता है, और उसके बाद ही आपका कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो सिंथेसाइज होता है। ओके, सारा फोटोसिंथेसिस का लाइट और डार्क रिएक्शन को समराइज कर लेते हैं। ये है स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइट एंड डार्क रिएक्शंस, जो कि फोटोसिंथेसिस के पार्ट हैं। तो एक ये भी स्कीमेटिक डायग्राम है, ये भी दोनों से आप समझ लेते हैं। देखिए ये है आपका पूरा क्लोरोप्लास्ट का ये ग्रेना है, और ये है स्ट्रोमा। ग्रेना में होता है आपका लाइट रिएक्शन, स्ट्रोमा में होता है डार्क रिएक्शन। तो ग्रेना में जो लाइट रिएक्शन होता है उसके लिए रॉ मटेरियल क्या है, एक तो सनलाइट और दूसरा वाटर। सनलाइट आई, वाटर का फोटोलिसिस हुआ, हाइड्रोजन अलग हो गई, ऑक्सीजन अलग हो गई, ऑक्सीजन निकल गई एनवायरनमेंट में। और जो हाइड्रोजन है वो NADP, जो कि NADP कहाँ था, यहाँ पे स्ट्रोमा में, उसके साथ H मॉलिक्यूल ऐड हो गया, ठीक है। तो NADPH बन गया। और यहाँ से जो ATPs थे, क्योंकि यहाँ पे जो भी डार्क रिएक्शन होना है उसके लिए भी एनर्जी चाहिए, लाइट तो है नहीं, तो जो ATPs लाइट रिएक्शन में जनरेट हुए हैं वही एनर्जी प्रोवाइड करते हैं इस डार्क रिएक्शन को होने के लिए। स्ट्रोमा में ये एंजाइम्स मिलता है RUBP, और ये दोनों प्रोडक्ट जो हमने पीछे देखा सब मिलकर ग्लूकोज फॉर्म करते हैं, कार्बोहाइड्रेट, जिसमें 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन होते हैं। और यहाँ पे जो ATP एंटर हुआ वो ADP में कन्वर्ट हो जाता है, NADPH NADP में कन्वर्ट हो जाता है, और वापस ये ADP और NADP जो है फिर से ग्रेना में जाते हैं, फिर से कन्वर्ट होते हैं। तो ये साइकिल जो है वो चलता रहता है। दिस साइकिल इज कॉल्ड कैल्विन साइकिल। ओके, तो ये स्कीमेटिक डायग्राम है फोटोसिंथेसिस का, यहाँ भी देख लेते हैं। उसी डायग्राम को थोड़ा सा और शॉर्ट में बनाया गया है। सनलाइट फॉल करती है क्लोरोफिल पे, ATPs जनरेट होते हैं, वाटर आता है स्टोमेटा से, NADPH बनता है और ATP बनते हैं। ये दोनों जो हैं वो जाते हैं, ये दोनों मिलकर जाते हैं आपके डार्क रिएक्शन के लिए स्ट्रोमा में। वहाँ पे CO2 एनवायरनमेंट से आती है, एंजाइम्स भी इसके पास होता है, सारा मिलके ग्लूकोज फॉर्म करता है, ठीक है। तो यहाँ आपका ये ग्रेना में हो रहे हैं लाइट रिएक्शंस, और ये आपके स्ट्रोमा में हो रहे हैं डार्क रिएक्शन। तो ये सारा फोटोसिंथेसिस के बारे में था, इम्पॉर्टेंट है, अच्छे से समझना है। नेक्स्ट जो भी आपका चैप्टर का पार्ट बचा है वो देखेंगे, इसी नेक्स्ट वीडियो आएगा, नेक्स्ट पार्ट, तो उसमें आपका रिमेनिंग पार्ट जो है वो एक्सप्लेन किया जाएगा।